गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज हम लोग मुख्यतः मार्क्सिस्ट फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री की चर्चा करेंगे। मार्क्सिस्ट फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री में मार्क्स के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, मार्क्स के प्रमुख सिद्धांत आदि पर चर्चा की जाएगी। कार्ल मार्क्स, जैसा कि आप जानते हैं, ये जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनका जो लाइफ स्पैन है वो 1818 से लेकर 1883 तक रहा है। कार्ल मार्क्स एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतक, एक महत्वपूर्ण दार्शनिक, विद्वान, समाजशास्त्री, एक महत्वपूर्ण आर्थिक चिंतक आदि के रूप में जाने जाते हैं। कार्ल मार्क्स मुख्यतः बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व थे। कार्ल मार्क्स ने जो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, या कह सकते हैं समाज के विविध क्षेत्र में उन्होंने जो अपने विचार प्रस्तुत किए, उन्हीं विचारों को सम्मिलित रूप से हम मार्क्सवाद कहते हैं। मार्क्सवाद में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों के विचार समाहित हैं। इसमें आपके कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों के विचार समाहित है और इन्हीं दोनों के विचारों को मिला के मार्क्सिज्म या मार्क्सवाद कहा जाता है। मार्क्स ने जो अपने प्रमुख विचार प्रस्तुत किए, वे विचार हमको मार्क्स के अनेक ग्रंथों में मिलता है। जैसे कि मार्क्स ने सबसे प्रमुख ग्रंथ लिखा दास कैपिटल, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, पूरा नाम है इसका, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। दूसरा महत्वपूर्ण का ग्रंथ है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तीसरी इनकी महत्वपूर्ण किताब है वह है आपका जर्मन आइडियोलॉजी, जिसमें हम लोग मुख्यतः मार्क्स के क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को देखते हैं। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी इनके एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द हॉली फैमिली आदि इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। कार्ल मार्क्स के विचारों पे अगर हम चर्चा करें तो हम पाते हैं कि मार्क्स ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर, उन्हीं विचारों के आधार पे मार्क्स ने इतिहास, समाज को समझने का प्रयास किया है। मार्क्स ने इतिहास को मूलतः सामाजिक परिवर्तनों के संदर्भ में देखा है। मार्क्स मानते हैं कि इतिहास जो है यह एक प्रक्रिया है जो मनुष्य को उसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली क्रिया होती है। फिर समझिएगा, मार्क्स कहते हैं कि इतिहास एक प्रक्रिया है जो मनुष्य को उसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली क्रिया है। और मार्क्स कहते हैं कि इतिहास का मतलब आक्रमणों का इतिहास, राजा महाराजाओं का इतिहास नहीं पढ़ना होता है, बल्कि इतिहास का मतलब वस्तुतः समाज में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रियाओं को उद्घाटित करना होता है। तो समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, सामाजिक जो बदलाव हो रहे थे, उसकी प्रक्रिया क्या है, वह बदलाव क्यों हुए, इसके पीछे मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन पद्धति, भौतिक वस्तु जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, उनका क्या योगदान है, इन सब के बारे में मार्क्स ने विचार किया है। हालांकि मार्क्स का इतिहास पे एक और महत्वपूर्ण कमेंट है। मार्क्स कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले त्रासदी की तरह और फिर प्रहसन की तरह। ठीक है, आते हैं कार्ल मार्क्स की अगर विचारधारा की हम लोग बात करें तो कार्ल मार्क्स ने सबसे पहले जो बातें बताई, उसके दृष्टिकोण से इन्होंने इतिहास की व्याख्या जो किया है, इतिहास को जानने समझने, ऐतिहासिक परिवर्तनों की प्रक्रिया को उद्घाटित करने के लिए मार्क्स ने जो विचार दिया है, उसी को हम लोग सम्मिलित रूप से मार्क्सिज्म कहते हैं। मार्क्सवादी विचार में सबसे पहले आपको आते हैं राज्य का विचार। मार्क्स कहता है कि जो राज्य है यह अनावश्यक है, राज्य एक शोषण का तंत्र है, इसीलिए राज्य एक बुराई है, राज्य की आवश्यकता नहीं है। मार्क्स कहता है कि एक आदर्श समाज के लिए जो मार्क्स का इतिहास है, कहता है कि मार्क्स का इतिहास कहता है
कि इतिहास या सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं ये परिवर्तन अपनी अंतिम प्रक्रिया तक पहुंचेंगे और इस प्रक्रिया का जो अंतिम उद्देश्य होगा वह होगा साम्यवादी समाज की स्थापना। साम्यवादी समाज की स्थापना, जो आपका कह सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी, सोशलिज्म। तो जो आपका साम्यवाद की स्थापना का उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया है, इसी तक पहुंचने के लिए इतिहास के उन्होंने या समाज के परिवर्तन की प्रक्रिया को समझा है और यह प्रक्रिया अंततः कहाँ तक जाएगी, साम्यवाद की स्थापना तक जाएगी। ओके, मार्क्स कहते हैं कि राज्य जो होता है यह सामाजिक परिवेश के लिए, समाज के लिए बुराई है, आवश्यक नहीं है, यह शोषण का तंत्र है। यह राज्य जो है शैतान है, जो कि पूंजीपतियों के साथ मिलकर, उच्च वर्गों के साथ मिलकर आम जनता या सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। इसीलिए कहता है कि आदर्श सामाजिक स्थिति वह होगी जब साम्यवादी समाज की स्थापना होगी, जो राज्यहीन होगा, राज्य की नहीं होगा, जो वर्गहीन होगा, जो समतावादी समाज होगा, जहां उत्पादन के साधनों पे सबका समान सामूहिकीकरण होगा, सेवा का आदर्श होगा, आवश्यक आवश्यकताओं की सबकी पूर्ति होगी, अवसर की समानता होगी। साम्यवाद और समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने किया है। इन्होंने दो महत्वपूर्ण किताब लिखी है, वह है द न्यू बुक ऑफ मॉरल वर्ल्ड और द न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इनमें उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और ठीक है, आगे चर्चा करेंगे कि जो साम्यवाद को हम एक शब्द में परिभाषित कर सकते हैं, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन इज कम्युनिज्म, और इन द अदर वर्ड यू कैन से दैट एबोलिश ऑल काइंड ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इज कम्युनिज्म। सभी प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन ही साम्यवाद है। और साम्यवाद की समतावादी समाज, जो साम्यवादी समतावादी समाज है, उसको हरबंस राय बच्चन जी के शब्दों में ये कह सकते हैं, जो मसाला उन्होंने कहा कि एक तरह से सबका स्वागत करती है साकी बाला, और अज्ञ विज्ञ में है क्या अंतर हो जाने पर मतवाला, राव रंग में भेद हुआ है कभी नहीं मंत्रालय में, और साम्यवाद की प्रथम प्रचारक है यह मेरी मधुशाला। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे। तो ये कहता है कि यह इसके लिए एक आदर्श स्थिति के लिए राज्य की आवश्यकता नहीं है, राज्य शोषण का तंत्र, पूंजीपतियों के साथ मिलकर यह शोषण करता है। धर्म क्या है, कहता है कि धर्म जो है उससे भी खतरनाक है। धर्म क्या है, वो कहता है रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। ये क्या होता है, कहता है कि धर्म व्यक्तियों के लिए, जनता के लिए अफीम के समान होता है। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस, ओपियम ऑफ मासेस। यह कहता है कि इसका प्रयोग करके जो राज्य होता है वह आम जनता का शोषण करता है, और इसके शोषण के साथ पूंजीपतियों के साथ मिलकर शोषण करेगा, और जो आम जनता है, सर्वहारा वर्ग है, उनमें आक्रोश ना आए, असंतोष ना आए, वो क्रांति न करें, विद्रोह न करें, उनकी भावनाओं को दबाने का काम धर्म करता है। ठीक है, इसीलिए धर्म को वह अनावश्यक मानता है, धर्म एक महत्वपूर्ण बुराई है। आगे देखते हैं, मार्क्स के सिद्धांत का जो सबसे प्रमुख अगला महत्वपूर्ण तथ्य है वह है आपका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जिसे आप कहते हैं आप थियरी ऑफ एडिशनल वैल्यू। थियरी ऑफ एडिशनल वैल्यू का जो सिद्धांत है, यह कार्ल मार्क्स ने थियरी ऑफ एडिशनल वैल्यू, या इसे आप कहते हैं सरप्लस प्रोडक्शन, सरप्लस वैल्यू, ये क्या होता है। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मुख्यतः लिया है किससे, विलियम पेरी से। विलियम पेरी, डेविड रिकार्डो और इकोनॉमिक्स के जो जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ, उनसे लिया है। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के माध्यम से मार्क्स ने मुख्यतः पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों के शोषण, सर्वहारा वर्ग के शोषण को व्यक्त किया है। वो कहते हैं कि किसी भी वस्तु में तीन गुण होते हैं। वह होता है आपका उत्पादन, कीमत और लाभ।
ठीक है। कहते हैं इसमें सॉरी उत्पादन नहीं बल्कि श्रम, कीमत और लाभ। श्रम, कीमत और लाभ। मार्क्स कहता है किसी भी वस्तु में श्रम जो होता है वस्तु पे श्रमिक लगाता है, लेकिन उसकी जो कीमत का निर्धारण होता है कॉस्ट वो हमेशा राज्य करता है। इसी से दोनों में विद्वेष शुरू हो जाता है, कंट्राडिक्शन शुरू हो जाता है। और जो लाभ होता है कहता है कि लाभ पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों के श्रम में से चोरी करके कमाया गया धन ही लाभ होता है। तो कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में जितना भी श्रमिक किसी उत्पादन करने में श्रम लगाता है उसके श्रम का मूल्य और उसके बाद, ठीक है, मतलब कोई वस्तु उत्पादित हो रहा है तो उत्पादन का मूल्य, और जो पूंजीपतियों ने उस पर कोई मशीनरी खर्च किया है उसका मूल्य निकालने के बाद जो लाभ बचता है उसका एक बड़ा हिस्सा जो होता है वह पूंजीपति ही खा जाते हैं और श्रमिकों को उसमें से कुछ नहीं मिलता है। यही पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों के श्रम में से चोरी करके कमाया गया धन होता है, यही लाभ है। ठीक है, तो इसमें शोषण की प्रक्रिया को उन्होंने आगे दर्शाया है। इसके बाद मार्क्स का एक और सिद्धांत है, यहीं पे लिखेगा, वह है एशियाई उत्पादन सिद्धांत। एशियाई उत्पादन सिद्धांत। एशियाई उत्पादन सिद्धांत क्या है? एशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन। मार्क्स कहता है कि एशियाई देशों में जो मोड ऑफ प्रोडक्शन रहा है, उत्पादन पद्धति रही है, वह हमेशा से विद्वेषपूर्ण रही है, वह हमेशा से असमानतावादी रही है। इसमें वो कहता है कि एशियाई देशों में, भारत सहित एशियाई देशों में, भारत, चाइना, जापान, वर्मा, दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं, कहता है कि यहाँ पर हमेशा से राज्य जो है शोषण किया है। यहाँ पर हमेशा राजा महाराजा हुए हैं जो कि हेरिडेटरी मोनार्कियल सिस्टम में रहे हैं, वंशानुगत राजतंत्र रहा है, और इसमें राजा के बाद उसका पुत्र शासक बनता है और आम जनता का क्या करता है, आम जनता का लगातार शोषण करता है। जनता दबी कुचली होती है, इसीलिए जनता हमेशा परंपराओं में, रीति रिवाजों में बधी होती है, परंपरागत होती है, जनता रूढ़िवादी होती है, अंधविश्वासी है यहाँ की जनता। इसमें वर्ग संघर्ष की भावना नहीं है, यह जनता जड़हीन है, स्पंदनहीन है, हाँ, वर्ग संघर्ष विहीन है, इस पर द्वंद्व की प्रवृत्ति नहीं है, इसीलिए यह इसका विकास अवरुद्ध हो गया है। तो एशियाई उत्पादन के सिद्धांत को मार्क्स कहता है यह व्यापक अर्थों में एशियाई उत्पादन का सिद्धांत, यह थियरी ऑफ डिक्टेटरशिप है इन एशियन कंट्रीज, इसीलिए इसे कहा गया है थियरी ऑफ एशियन डिस्पोटिज्म। एशियन डिस्पोटिज्म मतलब है आपका हो गया एशियाई निरंकुशता का सिद्धांत। ये हो गया एशियाई निरंकुशता का सिद्धांत, जिसमें राज्य जो होता है हमेशा निरंकुश होता है और आम जनता का लगातार शोषण करता है। एशियाई निरंकुशता के सिद्धांत से पहले ही जेम्स मिल ने एक सिद्धांत दिया था, उन्होंने दिया था ओरिएंटल डेस्पोटिज्म, मतलब होता है उनका पूर्वी निरंकुशता का सिद्धांत, और मार्क्स ने दिया है एशियन डेस्पोटिज्म का सिद्धांत। ठीक है, आगे आते हैं। मार्क्स का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है आपका भौतिकवादी सिद्धांत। मार्क्स ने इतिहास और समाज की प्रक्रिया को समझने के लिए और मार्क्स ने सामाजिक प्रगति और सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया को समझने के लिए भौतिकवादी तत्वों के आधार पे और उत्पादन पद्धति के आधार पर इसकी व्याख्या किया। जो भौतिकवादी तत्व हैं, ठीक है, तो मार्क्स का इतिहास जो पूरा है वह भौतिकवादी तत्वों के आधार पे भौतिकवादी व्याख्या मार्क्स ने किया है। तो मार्क्स की जो भौतिकवादी व्याख्या है यही इनके सिद्धांत का मूल आधार है। भौतिकवाद क्या होते हैं? भौतिकवाद में आता है जो मटेरियलिस्टिक जो मटेरियलिज्म है, क्या होता है, इसमें आता है उत्पादन, वितरण, विनिमय के माध्यम, मोड ऑफ एक्सचेंज, विनिमय के माध्यम और बाह्य वातावरण। और उत्पादन में क्या क्या आता है? वस्तु का उत्पादन, सेवा का उत्पादन, सत्ता का उत्पादन तथा सामाजिक स्वामित्व का उत्पादन। मार्क्स कहता है कि भौतिक वस्तु जो होते हैं, उत्पादन, वितरण, विनिमय, इन्हीं पर अधिकार करने के लिए हमेशा से संघर्ष होता है और इन्हीं पे अधिकार करने की जो प्रवृत्ति होती है, इसी के अंतर्गत जो द्वंद्व होता है उसी से समाज या इतिहास में बदलाव होता है, उसी से समाज आगे बढ़ता, प्रगति करता है। मार्क्स का भी दृष्टिकोण है कि इतिहास जो है या समाज जो है एक विकासमान प्रक्रिया है और इस विकासमान प्रक्रिया के जो परिधि में, जो मूल में है, वह भौतिक तत्व उत्पादन पद्धति
होती है। इन्हीं उत्पादन पद्धतियों भौतिक तत्वों पे अधिकार के लिए ही पूरा संघर्ष होता है। इसी के आधार पे समाज अलग अलग होता है, समाज में परिवर्तन होते हैं, समाज में बदलाव होते हैं। ठीक है, आगे कहता है कहता है कि भौतिक तत्वों की कुछ विशेषताएं होती हैं। पहला होता है आपका, पहला विशेषता है इसके गतिशीलता, दूसरा है परिवर्तनशीलता, तीसरा है संबद्धता, चौथा है आपका इसमें आंतरिक विसंगति का मतलब होता है कि विरोधाभासी इसमें जो प्रवृत्तियां आती हैं वह इसमें। ठीक है, तो अगला आपका हो जाएगा आंतरिक असंगति, और अंतिम हो जाएगा विरोधी तत्वों का संगम, मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तत्व, विरोधी तत्वों का संगम। ठीक, दोनों तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो भौतिक तत्व अस्थायी नहीं होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। एक तत्व दूसरे को प्रभावित करते हैं। आप कोई अधिकारी बन जाइए, सत्ता पर अधिकार कर लीजिए, सेवा पर अधिकार कर लीजिए, सामाजिक कोई बड़ा पद प्राप्त कर लीजिए, इससे समाज में बदलाव आएगा, रहन सहन का तरीका बदलेगा, बगल वाले से आपका प्रभाविता जरूर होगी, संबद्धता जरूर हो जाएगी, तो लोगों पे सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ेंगे। तो कुल मिला के उसके कारण समाज में बहुत सारे जो है बदलाव की प्रक्रिया और परिवर्तन की प्रक्रिया दृष्टिगत होने लगेगी। तो भौतिक तत्व के आधार पर ही मार्क्स ने इतिहास और समाज को आगे बढ़ाने का उल्लेख किया है। और भौतिक तत्व उत्पादन पद्धति के आधार पर मार्क्स ने कहा है कि जो भी विचारधारा या पद्धतियां समाज में व्याप्त हैं, चल रही हैं, वे कहलाती हैं आपके वाद। और इस वाद में जो भी समस्याएं आती हैं, जो नए विचार प्रस्तुत होते हैं, इसमें जो आपके अपोजिट थाट्स आते हैं, जो विरोधाभासी प्रवृत्तियां आती हैं, वे कहलाती हैं प्रतिवाद। और इस वाद प्रतिवाद के फलस्वरूप जो नए विचार उत्पन्न होती है, नए दृष्टिकोण स्थापित होते हैं, उन्हें कहते हैं संवाद। ठीक है, इसे कहते हैं आप थेसिस, इसे कहते हैं आप एंटीथेसिस, और इसको कहते हैं आप सिंथेसिस। इसी को आप कहते हैं बीइंग, इसको कहते हैं नॉन बीइंग, और इसको आप कहते हैं बिकमिंग। ठीक है, तो वाद प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया चलती है। जैसे एक सिंपल उदाहरण कि 3 तलाक चल रहा है, एक वाद है, 3 तलाक सही है, गलत है, क्यों है, उस पर क्या परिवर्तन होना चाहिए, इससे महिलाओं के लिए दिक्कत होती है, वो प्रतिवाद है। और दुवाद और प्रतिवाद के फलस्वरूप जो निष्कर्ष आया कि 3 तलाक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं दिए जा सकते हैं, 3 तलाक जो है गैर कानूनी घोषित कर दिए गए, तो उसके लिए अब नए नए नियम आ गए, तो वो संवाद है। जब वह लागू हो गया, अब उसकी क्या स्थिति है, उसमें कौन से फ्लाज हैं, सही है कि गलत है जो लागू हुआ है, वो फिर बन गया वाद। तो ऐसे ही वाद प्रतिवाद संवाद मानव जीवन से चलते हैं। हीगल कहता है वाद प्रतिवाद की जो प्रक्रिया है विचारों में होती है, मस्तिष्क में होती है, और यह विरोधाभासी प्रवृत्तियां जो होती हैं विचार या विचारों के माध्यम से होते हैं, और इन्हीं विरोधाभासी प्रवृत्तियों के कारण ही समाज में नए नए परिवर्तन होते हैं। लेकिन मार्क्स कहता है कि नहीं, कहता है कि विचारों में जो द्वंद्व होता है वो विचार के कारण नहीं, बल्कि भौतिक स्थिति के कारण द्वंद्व होता है। भौतिक स्थिति में द्वंद्व होता है, और उसी भौतिक स्थिति में द्वंद्व के कारण ही नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। हीगल कहता है कि विचारों में द्वंद्व के कारण भौतिक स्थिति बदलती है, मार्क्स कहता नहीं, भौतिक स्थिति में द्वंद्व के कारण विचार और समाज में परिवर्तन आता है। तो मार्क्स इसीलिए कहता है कि हीगल के विचार जो पैर के बल, जो सर के बल खड़े थे, मैंने उसे पैर के बल खड़ा किया। मार्क्स ने हीगल से द्वंद्वात्मक पद्धति लिया, और उसी के द्वंद्व की व्याख्या मार्क्स ने वाद प्रतिवाद और संवाद के अंतर्गत किया। तो द्वंद्ववाद जो है यह यूनानी शब्द डायलोगो से बना है, द्वंद्ववाद डायलोगो से बना है, DIALOGO, जो वाद प्रतिवाद की प्रक्रिया को दर्शाता है, और इसके माध्यम से यह सतत विकास की प्रक्रिया और प्रगति को भी दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि परिवर्तन और गतिशीलता ही विकास के मापक भी होते हैं। ओके, तो भौतिक अब आते हैं। मार्क्स ने कहा कि यह जो वाद प्रतिवाद की संवाद की प्रक्रिया है, यह ऐतिहासिक रूप से लगातार चलेगी। कब तक चलेगी? जब तक कि एक आदर्श स्थिति मतलब साम्यवादी समाज की स्थापना
न हो जाए। तो इसी साम्यवादी समाज की स्थापना मार्क्स का अंतिम उद्देश्य, अंतिम लक्ष्य है। और वहां तक कैसे पहुंचेंगे? द्वंद्व की पद्धतियों के माध्यम से। द्वंद्व कहाँ होगा? द्वंद्व होगा भौतिक स्थितियों में, उत्पादन वितरण आदि में। जिसका जितना अधिकार होगा उसी के माध्यम से उसका समाज में हायरार्की सिस्टम बदलेगा, उसी के माध्यम से समाज आपका दिखाई देगा। उत्पादन पे का स्वरूप जैसा किसी समाज का होता है वैसे ही वह समाज भी होता है। ठीक है, तो इसी को मार्क्स आगे सिद्ध करने के लिए मार्क्स ने इस पद्धति की व्यापक व्याख्या भौतिकवादी तत्व के आधार पर किया और इसी के माध्यम से ऐतिहासिक परिवर्तनों को समझने का प्रयास किया, जिसमें इसीलिए इसे कहते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, थियरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। ऐतिहासिक भौतिकवाद शब्द का प्रयोग पहली बार लेखनों ने किया है। ठीक है, सॉरी, इन्होंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो आपका है ऐतिहासिक भौतिकवाद से कहते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का सिद्धांत। इतिहास की व्याख्या भौतिकवादी तत्वों के आधार की जाती है। इस भौतिकवादी तत्व में लगातार द्वंद्व होता है, इसीलिए ऐतिहासिक भौतिकवाद व्यापक अर्थ में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहलाता है। इसे हम कहते हैं डायलेक्टिक मटेरियलिज्म। डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, यह आपका था हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ओके, ठीक। अब देखिए, जो द्वंद्व की प्रक्रिया है यह सतत रूप से आगे बढ़ेगी। यह प्रक्रिया कब तक चलेगी? जब तक कि एक आदर्श राज समाज मतलब साम्यवादी समाज की स्थापना न हो जाए। साम्यवादी समाज की स्थापना न हो जाए। मार्क्स आगे अपने विचार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अतीत काल से समाज में इन्हीं भौतिक तत्वों पे अधिकार करने के लिए द्वंद्व हुआ है, युद्ध हुआ है। और इसीलिए कहता है मार्क्स व्यापक अर्थों में कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है यह व्यापक अर्थों में सामाजिक प्रगति का सिद्धांत है। दिस इज द थियोरी ऑफ प्रोग्रेस इन अ ब्रॉड सेंस। क्या है? थियोरी ऑफ प्रोग्रेस। यह एक प्रकार से प्रगति का सिद्धांत है जो सामाजिक प्रगति, सामाजिक बदलाव और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को व्यक्त करता है। इसी के माध्यम से समाज आगे बढ़ता है। ठीक है, और इसका जो आधार है भौतिक तत्व है। मार्क्स कहता है अतीत काल से भौतिक वस्तुओं के लिए जो द्वंद्व हुआ इसमें दो वर्ग हमेशा से प्रभावी रहे और इन्हीं दोनों के वर्गों के बीच में लगातार भौतिक तत्व के लिए संघर्ष होता है। और इसमें दो तत्व कौन है? दो वर्ग कौन है? मार्क्स कहता है कि इसके लिए जो संघर्ष हुआ उसमें हमेशा से दो वर्ग कौन है? एक वर्ग रहा है उत्पादक वर्ग और दूसरा रहा है अनुत्पादक वर्ग। पहला है आपका प्रोडक्टिव क्लास, दूसरा है आपका अनप्रोडक्टिव क्लास। प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव क्लास। ठीक, यह जो वर्ग है बेचारा उत्पादक वर्ग है, मेहनत करता है लेकिन इसके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, दूसरा वर्ग जो होता है अनुत्पादक होता है लेकिन इसका पूरा अधिकार होता है। यह उच्च वर्ग का लोग होते हैं। हाँ, और यह वर्ग क्या करता है? इसमें कौन आते हैं? ये बुर्जुआ वर्ग है, यह बुर्जुआ वर्ग है, पूंजीपतियों का वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है जो उत्पादन के साधनों पर पूरा अधिकार करके बैठे रहते हैं, सामाजिक संसाधनों पे नहीं का अधिकार होता है। तो ये बुर्जुआ वर्ग है, इसे कहते हैं एलीट क्लास या बर्जगाइस। बर्जगाइस जो है फ्रेंच शब्द है बर्जगाइस, जिसका मतलब होता है एन इनहैबिटेंट ऑफ अ टाउन, मतलब होता है नगर के निवासी, उच्च वर्गीय। ठीक है, तो बुर्जुआ जो है यह पूंजीपति वर्ग के ही प्रतीक माने जाते हैं, जिसे एलीट क्लास या कैपिटलिस्ट क्लास भी कहते हैं। तो ये आपका होगा कैपिटलिज्म। आगे चर्चा करेंगे। लाला लाजपत राय का कथन है कि साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद के जुड़वे बच्चे हैं। लाला लाजपत राय का कमेंट है कि साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद के जुड़वे बच्चे हैं। तो यह वर्ग हो गया। यह वर्ग कौन है बेचारा? यह वर्ग में श्रमिक है, काम करने वाला है तो श्रमिक है, मजदूर वर्ग है बेचारा। ठीक है, तो ये कामगार वर्ग है, इसे कहते हैं वर्किंग क्लास है। यह सबसे हारा हुआ है इसीलिए बेचारा सर्वहारा है, प्रोलेटेरिएट क्लास है, सर्वहारा वर्ग है, प्रोलेटेरिएट क्लास है। ठीक है, और ये क्या है? ये आपका कैपिटलिस्ट क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास है।
इन्हीं के, ठीक है, यह वर्ग क्या करेगा, यह वर्ग लगातार उत्पादन पर अधिकार करके इसका शोषण करेगा, तो यह हो जाएगा शोषक वर्ग और यह हो जाएगा बेचारा शोषित वर्ग। तो मार्क्स कहता है हमेशा से, मतलब वर्ग क्या है, क्लास, व्यक्तियों के वे समूह जिनके आर्थिक हित एक होते हैं वे वर्ग कहलाते हैं। इनका वर्गीय हित एक होता है, ये लोग उत्पादन पे अधिकार चाहेंगे, समतावादी समाज की स्थापना चाहेंगे, अपने लिए भी अधिकार चाहेंगे, अपने लिए सुविधाएं चाहेंगे, उत्पादन में अधिकार चाहेंगे, लाभ में अधिकार चाहेंगे। यह अनुत्पादक वर्ग जो है, पूंजीपति वर्ग है, यह इनको नहीं देना चाहेगा, यह इनका शोषण करना चाहेगा, इनसे काम ज़्यादा कराएगा, इनको वेतन कम देगा, इनको चाहेगा कि हड़ताल न करे, मेहनत ज़्यादा करे, मजदूरी कम ले। तो दोनों के वर्गीय हित अलग अलग हैं, इसीलिए दोनों में आपस में एक दूसरे के प्रति कंट्राडिक्शन होगा, विरोधाभासी प्रवृत्तियाँ आएगी और दोनों में एक हमेशा संघर्ष की प्रवृत्ति बनी रहेगी। इसी बात को सिद्ध करने के लिए मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया और कहा कि फ्रेडरिक एंगल्स का कथन है, ऑल हिस्ट्री हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। ऑल हिस्ट्री हैज़ बीन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। समस्त इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। संघर्ष का यद्यप मतलब होता है लड़ाई, लेकिन इसका मार्क्स ने व्याख्यात्मक अर्थ लिया है। इसका मतलब होता है आंशिक सहयोग, मतलब सहयोग पूरी तरह से न करना, कम करना, आंशिक सहयोग और असंतोष। तो मतलब होता है, इस प्रकार कर सकते हैं कि दो वर्गों का आपस में या शोषक और शोषित वर्ग के बीच में आंशिक सहयोग और असंतोष की कहानी ही वर्ग संघर्ष होता है। वर्ग संघर्ष होता है, इसी के माध्यम से समाज के विकास की प्रक्रिया को मार्क्स ने सिद्ध किया है। मार्क्स कहता है कि अतीत काल से जो वर्ग संघर्ष है उसकी व्याख्या मार्क्स ने अपने जर्मन आइडियोलॉजी में किया है। कहाँ किया है? अपने जर्मन आइडियोलॉजी में मार्क्स इसकी व्याख्या करता है। और मार्क्स कहता है कि अति प्राचीन काल से समाज में हमेशा संघर्ष हुआ है। इस संघर्ष की व्यापक व्याख्या करते हुए मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्न भागों में बांटा। तो पहले आ जाएगा ए। पहला कहा कि शुरुआती दौर में प्रारंभिक समाज जो था वह आदिम साम्यवादी था। साम्यवाद का प्रारंभिक स्वरूप था जिसे कहते हैं आदिम साम्यवाद। इसका मतलब होता है आपका आदिम साम्यवाद क्या है? इसका मतलब होता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। प्रिमिटिव कम्युनिज्म एक ऐसे डांगे ने किताब लिखी है जिसका नाम है फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। ठीक है, तो पहला हो गया आपका समाज क्या हो गया? प्रिमिटिव कम्युनिज्म। प्रिमिटिव कम्युनिज्म मतलब आदिम साम्यवाद। साम्यवाद के प्रारंभिक स्वरूप यह ऐसा दौर है जिसे हम पॉलिटिकल थिंकिंग में आप इसे रूसो का नेचुरल स्टेज कह सकते हैं। नेचुरल स्टेज कह सकते हैं, प्राकृतिक अवस्था है। इतिहास में यह प्री हिस्टोरिक टाइम्स है। प्री हिस्टोरिक टाइम्स मतलब प्रागैतिहासिक काल है, जब प्री हिस्टोरिक एरा है, जब केवल प्राकृतिक संसाधन थे। सभी मानव जो था वह प्रकृति के संरक्षण में रहता था। प्रकृति में जो कंद मूल फल आदि होते थे हर मानव समान रूप से उसका भोग करता था। और उसी समय न व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा थी, न राज्य बना था, न कोई वर्ग था। इसीलिए यह जो पहला दौर है यह क्या है? यह वर्ग संघर्ष विहीन अवस्था है। तो इतिहास का पहला जो दौर है ये क्या है? यह है आपका वर्ग संघर्ष विहीन अवस्था। आगे मार्क्स कहता है लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, व्यक्ति जो था वह संपत्ति का संचय करना शुरू कर दिया। भौतिक वस्तुओं के प्रति उसमें लालसा आने लगी व्यक्ति में। वो कहता है थियरी ऑफ पर्टेनिंग द शेयर ऑफ अदर्स। वो कहता है परकीयता का सिद्धांत। व्यक्ति दूसरों की संपत्ति को हरण करने के प्रवृत्ति उसमें आ गई और इस दृष्टिकोण से व्यक्ति में युद्धों का इतिहास शुरू हुआ। व्यक्ति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को अधिकार करना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने एक क्षेत्र को जीता और जहाँ पे जिनको पराजित किया उनको दास बना लिया और अपना बन गए स्वामी। तो अगला युग आ गया दासता का युग, एज ऑफ स्लेवरी। दासता का युग इसे कहते हैं आपका एज ऑफ स्लेवरी। यह जो एज ऑफ स्लेवरी है इसमें क्या हुआ? एज ऑफ स्लेवरी में समाज दो वर्गों में बंट गया। पहला हो गया स्वामी वर्ग जो विजेता हुआ, दूसरा हो गया सेवक वर्ग। अब निश्चित तौर से सेवक वर्ग काम करेगा बेचारा, उत्पादन करेगा, स्वामी वर्ग उसका प्रयोग करेगा, उसका उपभोग करेगा। तो दोनों में निश्चित तौर से आंशिक सहयोग और असंतोष आना जारी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेगा। आगे करते हैं तीसरा क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगा कि यह जो इस युग में जो स्वामी है
यह अब धीरे धीरे बड़े बड़े भूखंडों पर अधिकार कर लेगा और भूखंडों पर अधिकार करके भूखंड का मालिक हो जाएगा। अब वो हो जाएगा सामंत। ठीक है, सामंत। तो अगला युग आ जाएगा सामंतवादी युग। इसे कहते हैं एज ऑफ फ्यूडलिज्म। इसे कहते हैं एज ऑफ फ्यूडलिज्म। एज ऑफ FEUDAL ये सब एज ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म जो बना है यह फीफ शब्द से बना है। फीफ FIEF। फीफ मतलब होता है जागीर और फीफ होल्डर मतलब होता है जागीरदार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अब देखिए, तो सामंतवादी युग। अब सामंतवादी युग में क्या हुआ कि जो बेचारा स्वामी था अब क्या हो गया, स्वामी हो गया भू संपन्न वर्ग, मतलब भूस्वामी हो गया। भूस्वामी को आप कह सकते हैं सामंत हो गया या लैंडलॉर्ड हो गया। और अब ये सेवक जो था इसको अपने भूमि के साथ जोड़ दिया, वहाँ खेती किसानी कराने लगा, काम कराने लगा। तो यह हो गया बेचारा आपका भूदास, भूमि से बंधा हुआ दास। तो इसकी स्थिति अब धीरे धीरे और कमजोर होने लगी। अब इससे और ज़्यादा काम होने लगा, इसका शोषण और ज़्यादा बढ़ गया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो सर्फडम शब्द है, सर्फडम मतलब होता है भूदासता, भूमि से जुड़े दास, बंधुआ मजदूर। इसका पहली बार उल्लेख किया है, उसका प्रयोग किया है RS शर्मा जी ने, RS शर्मा ने। तो अब भूदास हो गए। समाज में क्या हुआ कि अब इनका शोषण अधिक बढ़ा, तो इसमें आक्रोश और संतोष भी अधिक हुआ। चौथे में क्या हुआ, अब धीरे धीरे जो है सामंत युग था, सामंत लोग थे बेचारे थे, इनके पास संसाधन बहुत था। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, मशीनीकरण शुरू हुआ, तो इनके पास क्या हुआ कि इन्होंने भारी संख्या में धन नियोजित करके मशीनें खरीद लिया और बहुत सारे कल कारखाने खरीद लिए, बहुत सारी टेक्निक्स खरीद लिया। और इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, कंपनी बना लिया अपना, इन्होंने अपने कारखाने स्थापित करा लिए, इन्होंने वर्तमान संदर्भ में समझिए अपने PVR स्थापित करा लिए, माल स्थापित करा लिए और ये बन गए पूंजीपति। तो ये अगला युग चला आ गया पूंजीवादी युग, एज ऑफ कैपिटलिज्म। पूंजीवादी युग आ गया, इसे कहते हैं एज ऑफ कैपिटलिज्म। ये जो कैपिटलिज्म है यही वर्तमान संदर्भ में चल रहा है। अब एज ऑफ जो कैपिटलिज्म आ गया, इसमें क्या हो गया, अब इसमें एक तरफ तो ये हो गए पूंजीपति, अब अगले हो गए पूंजीपति वर्ग हो गया। और ये बेचारा भूदास जो है अब इनके कंपनी में काम करेगा, इनके कारखाने में काम करेगा, इनकी फैक्ट्रियों में काम करेगा। तो हो जाएगा कामगार वर्ग या श्रमिक वर्ग, मतलब सर्वहारा श्रमिक वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि मशीनीकरण जो होता है, हाँ, वह मानव के श्रम का शोषण अधिक करता है। पूंजीवादी व्यवस्था मानव के श्रम के शोषण पर आधारित होती है। इसमें मानव के श्रम का मूल्य गिर जाता है और मानव कम दाम पे काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए इस प्रवृत्ति में उसका शोषण भी व्यापक रूप से होता है। ठीक है, मशीनीकरण का मतलब औद्योगिकरण का, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग पहली बार अर्नोल्ड टॉयनबी ने अपनी किताब में किया है, जिनकी किताब का नाम है लेटर्स ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड में। और इसका मतलब होता है कि मानव श्रम के स्थान पे मशीनों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना ही औद्योगिकरण होता है। या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, जब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होने लगे तो वही आपका औद्योगिकरण कहलाता है। ठीक है, क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव, मतलब उद्योग आधारित परिवर्तन या बदलाव। तो इसमें अत्यधिक शोषण होगा, तो क्योंकि यहाँ पे मशीनों के माध्यम से इनमें छटनी हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या आ जाएगी, ये बेचारे पश्चिम बेरोजगारी आ जाएगी, तो बहुत सारे बेरोजगारी की तरह हो जाएंगे। इनका शोषण बहुत ज़्यादा होना जब शुरू हो जाएगा तो इनमें आक्रोश और बढ़ेगा। लॉर्ड एक्टन का कथन है, लॉर्ड एक्टन कहता है कि अत्यधिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है। कहता है कि एक्सेसिव डिससैटिस्फैक्शन लीड्स टू रिवोल्यूशन। तो अत्यधिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है। ऐसी स्थिति में श्रमिकों में असंतोष आ जाएगा, काम जो आपका सर्वहारा वर्ग है वह आक्रोशित हो जाएगा और अंततः क्या हो जाएगा, पूंजीपतियों के खिलाफ आ जाएगा और इनके शोषण के खिलाफ वो खड़ा होकर उनका विरोध कर जाएगा और इस विरोध की प्रवृत्ति में पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर देगा। कहता है किसके लिए का मार्क्स कहता है, इसके लिए मार्क्स कहता है संसार के सभी श्रमिक इसके लिए एक हो जाएंगे और वो पूंजीवाद के खिलाफ आंदोलन कर देंगे और क्रांति कर देंगे। तो कहता है संसार के सभी श्रमिकों को वह एक होने के लिए जो आह्वान करता है उसे कहते हैं मार्क्सवादी विचारधारा में प्रोलेटेरिएट इंटरनेशनलिज्म। इसको बोलते हैं सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद या श्रमिक अंतर्राष्ट्रीयतावाद। सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद, इसका मतलब होता है प्रोलेटेरिएट इंटरनेशनलिज्म। मार्क्स कहता है
कि यूनाइट ऑल द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेंज। संसार के सभी श्रमिक एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए अपनी दास्ता की बेड़ियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, और पाने के लिए पूरा संसार है। तो पूरा विश्वव्यापी रूप से वो इकट्ठा हो जाएंगे, जिसे कहते हैं सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद। और ये लोग आके पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कर देंगे, उसके स्थान पर अपना शासन स्थापित कर लेंगे, जिसे कहा गया सर्वहारा अधिनायकवाद। तो ये हो जाएगा प्रोलेटेरिएट या सर्वहारा या श्रमिक अधिनायकवाद, प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप। यह तानाशाही सरकार है, अधिनायकवादी सरकार। क्यों? क्योंकि अभी युद्धकालीन सरकार है, उनसे युद्ध करके क्रांतिकालीन सरकार बनी है। यह सरकार जो होगी, यह एक ट्रांजिशनल फेज या संक्रमणकालीन सरकार होगी, जो आगे चलकर साम्यवादी समाज में परिवर्तित हो जाएगी। और यही व्यवस्था अंततः इतिहास या समाज का अंतिम उद्देश्य होगा, उसका साध्य होगा, और ये सब साधन होंगे। तो अंततः आ जाएगा साम्यवादी दौर, साम्यवादी युग, जिसे कहते हैं एज ऑफ कम्युनिज्म, एज ऑफ कम्युनिज्म। तो आपका मार्क्स का जो पूरा सिद्धांत है कम्युनिज्म एरा कर दीजिए, ठीक है, एज ऑफ कम्युनिज्म। तो ये मार्क्स का यही पूरा जो विचार है वह क्या है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा आदिम साम्यवाद से साम्यवाद तक चलती है, फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू कम्युनिज्म तक चलती है। मार्क्स कहता है कि जब साम्यवाद की समाज की स्थापना होगी, तभी सबको समान न्याय मिलेगा, सबको समान रूप से उत्पादन पर अधिकार मिलेगा, सबके लिए अवसर की समानता होगी, और उसमें किसी प्रकार का शोषण नहीं होगा, राज्य नहीं होगा या राज्यहीन अवस्था होगी, वर्ग नहीं होगा, वर्गहीन अवस्था होगी क्योंकि अब वर्ग संघर्ष है नहीं तो वर्ग बनेगा नहीं, और सबका समान रूप से इसमें संरक्षण रहेगा, सबको अवसर की समानता, योग्यता का आदर्श स्थापित होगा। जो व्यक्ति जितना योग्य होगा उतना ज़्यादा उत्पादन उसका अधिकार होगा, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। तो मार्क्स कहता है कि जो पूंजीवाद की खामियां हैं, समझिए, मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद की खामियों में ही पूंजीवाद का पतन निहित है, और कहता है कि पूंजीवाद अपनी कमियों के कारण ही नष्ट हो जाएगा। और इस प्रवृत्ति को मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद का अंत पूंजीवाद की कमियों में निहित है। इसे कहता है वह ऐतिहासिक नियतिवाद। ये क्या कहता है? ऐतिहासिक नियतिवाद, जिसका मतलब होता है थियरी ऑफ हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म, हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म, थियरी ऑफ हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म ऐतिहासिक नियतिवादी है। और फिर आगे कहता है, इसकी मार्क्स में पूरी व्याख्या आर्थिक पद्धति के आधार पर किया है, इसीलिए इसे इतिहास या समाज का आर्थिक दृष्टिकोण या आर्थिक इतिहास लेखन या आर्थिक व्याख्या कहते हैं। इसे इतिहास की आर्थिक व्याख्या या सिद्धांत कहते हैं, आर्थिक व्याख्या भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा समझिएगा, मार्क्स पूंजीवाद पर व्यापक काम करते मार्क्स कहता है कि जो पूंजीवाद की अवस्था है, समझिएगा, इसमें किस तरह से लोगों का शोषण होता है, उस प्रक्रिया को दर्शाने के लिए एक है सिद्धांत है पिरामिड्स ऑफ कैपिटलिज्म। पिरामिड्स ऑफ कैपिटलिज्म क्या है देखते हैं। मतलब आपका है कि पूंजीवादी जो संरचना है, जो उसका एक हायरार्की सिस्टम है, उसको दर्शाया गया है पिरामिड ऑफ कैपिटलिज्म में। तो ये आपका हो जाएगा पिरामिड ऑफ कैपिटलिज्म। या देखते हैं, आप अगर चाहेंगे तो एग्जाम में बना भी सकते हैं। ये है पिरामिड ऑफ कैपिटलिज्म। ये किस तरह से व्यवस्था काम करती है, कैसे शोषण करती है, देखिए इसको जरा मार्क्स ने किस तरह से कहा है। मार्क्स कहता है समाज के सबसे निचले पायदान पे कामगार वर्ग या बेचारा कौन होता है? सर्वहारा वर्ग, आम जनता। तो यह पहला वर्ग, पहला क्या है? पहला जो सबसे नीचे वर्ग है मार्क्स का, वो कौन है? कामगार वर्ग। कहता है कि समाज के निचले पायदान पे जो सबसे ज़्यादा बेचारा है, दबा कुचला, वह कौन है? वह है आपका कामगार वर्ग, वर्किंग क्लास, ठीक है। उसका क्या नारा, वो क्या कहता है? वी फीड फॉर ऑल, जो सबके लिए खाने की व्यवस्था करता है। तो क्या कहता है? वी फीड फॉर ऑल, यह सबके लिए खाने की व्यवस्था करता है। ए पहला सिचुएशन हो गया। तो कौन होता है? यह कामगार वर्ग होता है, वर्किंग क्लास मतलब श्रमिक होता है, सर्वहारा। तो ये हो गया आपका वर्किंग क्लास, या कर दीजिए कामगार वर्ग है, ठीक, सबसे निचले पायदान पे। इसके ऊपर कौन होता है? इसके ऊपर होता है बुर्जुआ वर्ग होता है, जो अनुत्पादक होता है लेकिन पूरा अधिकार के रहता है। तो इसके ऊपर कौन होता है? इसके ऊपर होता है आपका बी
इसके ऊपर होता है बुर्जुआ वर्ग, जो क्या कहता है समझिएगा, यह कहता है कि वी ईट फॉर यू, हम तुम्हारे लिए या तुमको खाते हैं। वी ईट फॉर यू, ये कौन है, ये बर्जगाइस है, बुर्जुआ वर्ग है, इलीट क्लास है, बुर्जुआ वर्ग है, उच्च वर्गीय अनुत्पादक वर्ग। ठीक, इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर होता है कि सैनिक वर्ग आता है, सेना होता है, जो कहता है वी शूट एट यू, बेचारे किस पे, नीचे वाले पर। इसके ऊपर होता है सी में कौन होता है, सी में आपका होता है आपका कहता है वी शूट एट यू, हम तुम पे गोली चलाते हैं, जरूरत पड़े पे शक्ति का प्रयोग करते हैं। यह कौन होता है, सेना होती है, सैनिक वर्ग। इसके ऊपर कौन होता है, इसके ऊपर होता है आपका पादरी वर्ग। इसके ऊपर कौन होता है, पादरी वर्ग। तो पादरी वर्ग कौन होता है, यह होता है आपका, कहता है वी फूल यू, आम जनता को ABCD, आम जनता को का जो महत्वपूर्ण शोषण है उसका एक आधार आपका जो होता है वह होता है धर्म। ठीक है, इसलिए मार्क्स करता है रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। अगला है आपका पादरी वर्ग, विस्ट, जो धर्म से जुड़े हैं। ये क्या करते हैं, ये कहते हैं वी फूल यू, ये लोग क्या करते हैं, यह लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और अगला कौन होते हैं, इसके ऊपर है शासक वर्ग होता है, शासक वर्ग, जिसे कहते हैं आपका, ये कहता है वी रूल यू, शासक वर्ग होता है, कहता है वी रूल यू, हम आपके ऊपर शासन करते हैं। ये हो गया आपका शासक वर्ग। ठीक, ये हो गया आपका शासक वर्ग, वी रूल यू। अगला क्या होता है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर है आपका धन संपत्ति, जिसे कहते हैं कैपिटलिज्म। यही आपका है कैपिटलिज्म, ये आपका है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। ओके, तो यही आपका मार्क्सिस्ट फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है। अगर मार्क्स के दृष्टिकोण की चर्चा करें और खासकर उसके रेलेवेंस की बात पे आए, तो हम देखते हैं कि मार्क्स ने जो विचार दिया, यद्यपि उसकी कुछ आलोचनाएं हैं, कुछ सीमाएं भी हैं। सबसे बड़ी कमी मार्क्सवाद में यह रही कि मार्क्स ने इतिहास के निर्माण में केवल और केवल भौतिक तत्व को महत्व दिया, जबकि भौतिक तत्व के अलावा आध्यात्मिक तत्व, धार्मिक तत्व आदि भी होते हैं, मार्क्स ने उसको स्थान नहीं दिया। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है कि मार्क्स ने का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, यह केवल समाज में वैमनस्य उत्पन्न करता है, यह समाज में प्रतिस्पर्धा को उत्पन्न करता है, समाज में भाईचारा और सौहार्द को महत्व नहीं देता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि मार्क्स ने केवल इतिहास में केवल दो वर्गों को महत्व दिया है, एक आपका पूंजीपति वर्ग और दूसरा उन्होंने दूसरा दिया है जो सर्वहारा वर्ग की बात किया है। जबकि इसके अलावा भी अन्य वर्ग होते हैं, लेकिन मार्क्स ने उसको, खासकर आजकल मध्यम वर्ग बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है, मार्क्स ने मध्यम वर्ग को अपने इतिहास लेखन में या अपने सिद्धांत में कोई स्थान नहीं दिया। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि मार्क्स ने जो उत्पादन पद्धति की बात किया और जो आपके मार्क्स ने सामाजिक अवधारणा प्रस्तुत किया, वह विश्व के सभी इतिहास पे या समाजों पे एक साथ एक जैसा लागू नहीं कर सकता है। ओवरऑल बहुत सारी कुछ कमियां हैं, तथापि यह नहीं कर सकते कि मार्क्सिज्म जो है वह प्रभावी नहीं वर्तमान संदर्भ में। ठीक है, अगर इन तक कमियों के बावजूद भी अगर हम देखें तो मार्क्सवाद की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। मार्क्स प्रथम व्यक्ति हैं, ठीक है, जिन्होंने कम से कम इतिहास में एक नया दृष्टिकोण दिया। आर्थिक पद्धतियों के आधार पर इतिहास को जानने समझने की उन्होंने एक नई दृष्टिकोण स्थापित किया। यद्यपि अलग बात है कि इतिहास के निर्माण में केवल और केवल भौतिक तत्व ही नहीं होते हैं, बल्कि इतिहास के निर्माण में, क्योंकि इतिहास मुख्यतः मानव के क्रियाकलापों की कहानी है, तो इतिहास के निर्माण में भावनाएं और संवेदनाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसे मार्क्स ने कोई महत्व नहीं दिया। क्योंकि सोचना चाहिए कि अगर इतिहास में केवल भौतिक तत्व प्रभावी होते तो इतिहास जो होता वो केवल उसमें हमको मोबालिटी ही दिखाई देती और भौतिक तत्व की ही प्रधानता दिखाई देती, उसमें भावनाएं और संवेदनाओं का स्थान खत्म हो जाता।
जबकि इतिहास और व्यक्ति के निर्माण इसका व्यापक महत्व होता है। एक आरिफ जलाली का बड़ा फेमस शायरी है, वो कहते हैं कि ये तो दिल की मस्ती है, ये तो दिल की मस्ती है जिसने मचाई है हलचल, वरना नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। ठीक है, इसी की तरह हम देखते हैं कि तो मतलब ये है कि केवल भौतिक तथ्य के आधार पर समाज नहीं चल सकता है। वह जैसे हमने एक बड़ा फेमस कमेंट एक बार बताया था कि अनारकली का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट था कि कुड आई बिहोल्ड द फेस ऑफ माई बिलवेड वंस मोर आई वुड थैंक टू द गॉड अंटिल द डे ऑफ इंसरेक्शन। अगर मैं प्रिंस सलीम का चेहरा एक बार और देख पाती तो क़यामत के दिनों तक खुदा को धन्यवाद देती। तो इतिहास के निर्माण में बहुत सारी भावनाओं का की स्थान है। जहांगीर कहता है कि मैंने एक प्याले शराब और आधे प्याले शोरबे के लिए हिंदुस्तान का पूरा साम्राज्य नूरजहाँ के नाम दे दिया है। तो मतलब भावनाओं का भी इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। तथापि मार्क्सवाद की कुछ कमियों के बावजूद भी मार्क्स का रेलेवेंस, उसकी उपादेयता कमज़ोर नहीं होती है। मार्क्स तमाम प्रयासों के बावजूद भी मार्क्स वर्तमान संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं, सबसे ज़्यादा रेलेवेंट हैं। और वर्तमान संदर्भ में अगर देखा जाए तो 3 ही महत्वपूर्ण प्रभावी विचारधारा है। ठीक है, चाहे जितनी आलोचना किया जाए। पहले नंबर पे है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऑफ डार्विन, दूसरा आपका है मटेरियलिस्टिक थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स का भौतिकवाद, और तीसरा महत्वपूर्ण सबसे ऊपर जो है वह है महात्मा बुद्ध का जो 4 नोबल ट्रूथ थियरी उन्होंने दिया, उसमें दिया उन्होंने संसार दुखमय है, यही एकमात्र सत्य है। बुद्ध थाड़ंग सूत्र में कहते हैं कि किच्चम दुखम फुस्सम दुखम और कज्जमान कदम दुखम। आगे कहते हैं कि कट्टु कट्टु पाड़ा भूया जीवा सत्ता बेअड़म बेअंती। मतलब होता है कि सब कुछ हर चीज़ में अंततः दुख है। स्पर्श में दुख है, कृत्य में दुख है, क्रियमार कर्म जो हम कर रहे हैं उसमें दुख है, हर कर्म में अंततोगत्ता दुख ही दुख है। तथापि हम कह सकते हैं मार्क्स के तमाम सीमाओं के बाद, आलोचनाओं के बाद भी मार्क्स पहले महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं जिन्होंने आम जनता, सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग के बारे में, उनके महत्व के बारे में सोचा, उनकी उपादेयता के बारे में सोचा, उनको इतिहास में उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का प्रयास किया। मार्क्स प्रथम व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से सर्वहारा वर्ग में क्रांति की अवधारणा स्थापित हुई, उनमें वर्ग संघर्ष की भावना आई, और इसी का परिणाम आगे चल के 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन के बाद विश्व में पहली साम्यवादी साम्राज्य या सरकार की स्थापना हुई। उसके बाद मार्क्सवादी दृष्टिकोण के कारण ही वर्तमान में जो माइक्रो हिस्ट्री का चलन हुआ, इतिहास के निम्न इतिहास लेखन की जो प्रवृत्ति आई वो हमको दिखाई देती है। साथ ही साथ जो पोस्ट मार्क्सिस्ट हैं एंटोनियो ग्राम्सी, आज के विचारों में जब हम दलित शोषित चेतना का इतिहास पढ़ते हैं जिसे आप सबल्टन अप्रोच ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, वो भी मार्क्स के रिलेवेंस को स्थापित करता है। तो कुल मिला के विश्व इतिहास में मार्क्स का महत्वपूर्ण स्थान है और वर्तमान संदर्भ में भी मार्क्स की उपादेयता और ज़्यादा बढ़ गई है, उनकी कम नहीं हुई है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।